हो गए। सीबीएसई बोर्ड में हम लोग जाति, धर्म और राजनीतिक मसले देख रहे हैं। आपका नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में ये चौथा लेसन है, जाति, धर्म और राजनीतिक मसले। तो इसमें हम लोग राजनीतिक नहीं है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये सिविक्स का चौथा लेसन। 3 तरह के विभेद जो सामाजिक अंतर होते हैं उसको हम लोग लेकर यह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तब ये तीनों समस्याएं, तीनों विभेद जब राजनीतिक रूप लेते हैं तो क्या होता है। लैंगिक मसले को हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। उसमें यह देखा था मोटा मोटी कि स्त्री और पुरुष में हमारे समाज में अंतर बढ़ता जाता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जितने निर्वाचित इकाइयां हैं उनमें महिलाओं का एक निश्चित सम्मानजनक संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो स्त्रियों का जो स्थान पुरुषों के तुलना में निम्न है, जिनको केवल घरेलू कामों के लिए योग्य ही समझा जाता है और सार्वजनिक कार्य के लिए पुरुषों को योग्य समझा जाता है, ये समाप्त हो जाएगा। दूसरी जो समस्या थी, इससे एक तरह से कहिए कि लैंगिक मसले को हल करने से हमारे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। दूसरी जो सामाजिक अंतर है वो धर्म के आधार पर है और धर्म पर सामाजिक अंतर पूरे विश्व में दिखाई देता है, हर देश में दिखाई देता है। भारत में जो विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रखते हैं, यहाँ धार्मिक अंतर समाज में बहुत ज्यादा दिखता है। तो अगर धार्मिक अंतर को सामाजिक रूप ले लेता है तो सांप्रदायिकता फैलती है। इससे किसी का भला नहीं होता। इसलिए धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। शासन सत्ता को किसी भी धर्म के पक्ष में काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी देश की शासन सत्ता किसी धर्म के पक्ष में कार्य करती है तो इससे देश को और समाज को नुकसान होता है। यानी धार्मिकता से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है, जिससे समाज और देश को नुकसान होता है। अतः धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। और तीसरी जो अंतर है समाज का, जिसके आधार पर हम सामाजिक अंतर करते हैं, वह है जाति। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत देखे थे। इसमें है कि लैंगिकता और धर्म के आधार पर जो अंतर है वो पूरे विश्व में हर जगह मिलता है, लेकिन जाति के आधार पर अंतर केवल हमारे देश में दिखाई देता है। यह जातिगत अंतर श्रम विभाजन से शुरू हुआ। जिस परिवार का व्यक्ति जिस तरह का श्रम शुरू में करना शुरू किया, उसके वंश को उसी की जाति प्राप्त हो गई और उसी जाति के बीच में, एक समुदाय के बीच में ही बेटी रोटी का रिश्ता कायम हुआ। इसका दूसरा रूप है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से भी जाति स्पष्ट होती है। वर्ण व्यवस्था के क्रम में जो प्रथम स्थान पर है उनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, दूसरे स्थान को उससे नीचे, तीसरे को उससे नीचे और चौथे को सबसे नीचे माना जाता है। और नीचे जाति को हम लोग अछूत मानते हैं।
जबकि हमारा संविधान ऐसा करने से मना करता है। संविधान में अनेक कानून बने हुए हैं कि अछूत का व्यवहार करने वाले लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। फिर भी यह जाति व्यवस्था हमारे यहाँ कायम है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कल देखा था राजनीति में जाति, कि जब जाति राजनीति में घुस जाती है, यानी कि राजनीति को जाति प्रभावित करती है, इसका मतलब यह हुआ, यानी कि राजनीति जो है जाति से ग्रसित हो सकती है, मैंने जाति राजनीति को प्रभावित करती है, इसका मतलब यह हुआ। इसके लिए हमने देखा कि जब राजनीति में जाति घुस जाती है, यानी कि जाति ग्रसित हो जाती है राजनीति, तो इसके कई रूप सामने आने लगते हैं। जैसे जितनी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जिस क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा करती है, तो वह पार्टी इस बात का ध्यान रखती है कि उस क्षेत्र में कौन सी जाति की संख्या, वोटरों की संख्या ज्यादा है, और उसी जाति के उम्मीदवार को वहां खड़ा करती है। जब सरकार का गठन होता है तो सरकार यह भी ध्यान रखती है कि सरकार में हर जाति का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। इसमें उच्च जाति के वर्ग के लोग भी आ जाए और निम्न जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति सारे लोगों का तथा अन्य पिछड़े वर्गों के समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में हासिल हो। इसमें और एक रूप होता है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों को गोलबंद करती है जाति के आधार पर, और गोलबंद करके उनका विश्वास हासिल करके राजनीति में भाग लेकर के सत्ता में आने की कोशिश करती है। कहने का मतलब, जब राजनीति में जाति आती है तो राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर चुनाव लड़ती है और जीत हासिल करने की कोशिश करती है। ऐसा होने पर लोग यह सोचने लगते हैं कि जब राजनीति में जाति आती है, यानी जाति के आधार पर जब चुनाव लड़ा जाता है, तो जाति के आधार पर ही चुनाव जीतना एक खेल बन जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके लिए 3 पॉइंट दिया गया है स्पष्ट करने के लिए कि केवल जाति के आधार पर ही हम चुनाव नहीं लड़ सकते और जीत सकते। इसके लिए 3 पॉइंट दिया है कि देश में किसी भी संसदीय चुनाव में अगर किसी वो जाति के वोटरों की संख्या अधिक है, तो अगर एक पार्टी उस जाति का उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरी जाति के लोग भी, दूसरे पार्टी के लोग भी उसी जाति से उम्मीदवार खड़ा करेंगे। नतीजा ये हो जाएगा कि किसी जाति के वोटरों के लिए कई उम्मीदवार रहेंगे और किसी जाति के वोटरों के लिए एक भी जाति का उम्मीदवार नहीं रहेगा। और कोई भी राजनीतिक पार्टी केवल जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती, उसको अन्य जातियों का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए केवल जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है, यह कहना गलत है। आज हम लोगों को जो टॉपिक देखना है, अभी हम लोगों ने देखा था राजनीति में जाति, यानी कि राजनीति जातिग्रस्त हो सकती है। अब दूसरा पक्ष देखना है कि जाति के अंदर राजनीति। अभी जो हम लोगों ने देखा, जो बिंदु अभी देखा कि राजनीति में जाति, इसका मतलब हुआ कि जाति का एक तरफा रूप हमने देखा कि जाति कैसे राजनीति को प्रभावित करती है, यानी कि राजनीति कैसे जातिग्रस्त हो जाती है। इस पॉइंट को हमने देखा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष
दूसरा पक्ष ये है कि राजनीति, जाति के अंदर राजनीति, यानी कि केवल राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है, यानी जाति के अंदर भी राजनीति घुस जाती है। इसके लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब चुनाव होने लगे जाति के आधार पर, तो हर जाति के लोगों के अंदर एक जागरूकता आई। वे लोग भी राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए अपने जाति में से मिलती जुलती जो निम्न जातियां थी, जिसको वे लोग पहले छोड़ देते थे या बहिष्कार करते थे या अछूत मानते थे, वे सभी जातियां उन मिलते जुलते निम्न जातियों को भी एकजुट करके अपनी ताकत बनाकर राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि किसी भी एक जाति के बल पर राजनीतिक पार्टियां जीत नहीं सकती, इसलिए विभिन्न जातियों का सहयोग राजनीतिक पार्टियां लेने की कोशिश करती हैं, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां, जिनको समाज में अछूत समझा जाता था, उनका भी महत्व बढ़ा और उन्हें भी लगने लगा कि हम भी इस देश में एक नागरिक हैं और हमें भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं कि हम भी शासन सत्ता में भाग ले सकते हैं। उनका सर भी ऊंचा हुआ और इस कारण जिन जातियों को पहले भूमि और संपत्ति आदि रखने का अधिकार नहीं था, वे भी अब भूमि और संपत्ति रखने के लिए योग्य हुए। कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। यानी कह सकते हैं कि राजनीति में जाति, यानी एक तरफ राजनीति में जाति और जाति में राजनीति, दोनों तरफ से देखना है। दोनों तरफ संबंध होता है जाति का। लेकिन अगर जाति के अंदर राजनीति घुसती है और केवल जाति के आधार पर राजनीति करने लगते हैं लोग, तो इससे देश को नुकसान होता है। इसलिए जाति के आधार पर राजनीति करना गलत है। यह देश के लिए, समाज के लिए लाभकारी नहीं होता है। तो इस तरह से जाति के दोनों तरफ प्रभाव हम लोगों ने देखा। एक तो देखा राजनीति में जाति और दूसरे तरफ देखा जाति के अंदर राजनीति, यानी कि राजनीति भी जाति से ग्रस्त होती है और जाति भी राजनीति से ग्रस्त होती है। लेकिन अंत में हम लोगों ने यह देखा, यह निष्कर्ष निकाला कि जाति के आधार पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। और यह जाति व्यवस्था जो है केवल भारत में है, विश्व के अन्य देशों में नहीं है। लैंगिक समस्या, धार्मिक समस्या पूरे विश्व में है, लेकिन जाति की समस्या जो है केवल भारत में है। ये लेसन पूरा होता है, लेकिन इसे ब्लॉक में देखिए, पेज नंबर 54 में रंग भेद करके दिया है, अपार्थेड अंग्रेजी में शब्द दिया है। इसमें लेखक का एक फिगर भी लगा हुआ है, किस लेखक ने इसको लिखा है। इन्होंने यह कविता पहले अंग्रेजी में लिखी थी, बाबूराव बाबुल। बाबूराव बाबुल इनका नाम है। रंग भेद यानी अपार्थेड पर इन्होंने अंग्रेजी में कविता लिखी थी। इसी कविता का हिंदी रूपांतरण यहाँ दिया गया है।
इस कविता का आशय यह है कि राव बाबुल ये कहना चाहते हैं कि जो लोग इस मुल्क में पैदा होते हैं वे जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं, वे जाति की धारणा से ग्रसित हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इस देश में पैदा होने के बाद विदेश चले जाते हैं तो अलग ढंग के कपड़े पहनते हैं, अलग ढंग के चाल ढाल अपना लेते हैं और जाति व्यवस्था को भूल जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कवि महोदय कि वैसे लोगों को मेरा सलाम है जो जाति व्यवस्था को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग भारत में पैदा होते हैं और जाति व्यवस्था को पकड़े रहते हैं वे लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप जिनको अछूत मानते हैं क्या वे अलग ढंग के व्यक्ति हैं? क्या उनका रंग रूप आकार सब अलग होता है? क्या कोई आप अंतर दिखा सकते हैं अछूतों में? आपसे और उनसे क्या अंतर है? या हो सकता है कि आप ही अछूत सिद्ध हो जाए। कहने का मतलब ये अछूत जाति का विरोध करते हैं। अछूत माने छुआछूत का जो हम लोग अपने समाज में नीति बरकरार रखते हैं उसको उसकी अवहेलना करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी एक ही मानव के संतान हैं, एक ही भगवान के संतान हैं, एक ही ईश्वर ने हम सभी को पैदा किया है, हम सभी में एक ही कलर का खून दौड़ रहा है, हम सबका शारीरिक बनावट और गठन एक जैसा है। किसी को अछूत नहीं मानना चाहिए। छुआछूत का भेद भाव हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। एक और इसी तरह की जानकारी दिया गया है पेज नंबर 52 में, जातिगत असमानता। ये आंकड़ा दिया गया है 1999 और 2000 के आधार पर। इसमें यह दिखाया गया है कि जो आर्थिक गणना देश की जाती है उसमें जातिगत विशेषताएं भी दर्ज की जाती है। लोग जाति के आधार पर जो अपनी जाति, जब जनगणना होती है सरकार के लोग घर घर पहुंचते हैं, सभी लोगों से पूछते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं, और जो लोग बताते हैं उसी तरह का वहां पर उस पेपर पर उस जगह पर अंकित कर दिया जाता है उसका धर्म। यदि कोई व्यक्ति यह बताता है कि वह किसी भी धर्म को नहीं मानता, वह नास्तिक है, तो वह भी उसकी जानकारी वहां दर्ज कर दी जाती है। तो इस तरह से इस नोट का कहना है कि सरकार के पास परफेक्ट जानकारी है, सही जानकारी है कि हमारे देश में कितने लोग किस धर्म को मानते हैं, किस जाति से संबंधित हैं, और उसके आधार पर आर्थिक असमानता ढूंढने की कोशिश की जाती है। और इस जनगणना से यह सिद्ध होता है कि जो उच्च वर्ग की जातियां हैं उनमें आर्थिक संपन्नता ज्यादा है, खर्च करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन जो निम्न जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियां, उनकी आर्थिक संपन्नता थोड़ी कम है, उनमें खर्च करने की क्षमता कम होती है। लेकिन इस जनगणना से यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न जातियों का जो अनुपात है, और वह जो अनुपात 1961 में था, लगभग वही अनुपात 2000 में भी देखने को मिलता है। प्रतिशतता के रूप में किसी भी जाति की जो संख्या है वो बढ़ी या बहुत घटी नहीं है, उनकी संख्या जरूर बढ़ी या घटी है, काफी बढ़ी है, संख्या में बदलाव आया है, हर जाति में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रतिशतता के आधार पर बहुत कम अंतर आया है।
इसका कहना यह है कि दोनों जाति समूह में गरीब और अमीर की संख्या अब ढूंढने पर दोनों में मिलता है, लेकिन पहले 1961 के पहले केवल अगड़ी जातियों में ही धनी वर्ग के लोग रहते थे और पिछड़ी जातियों में गरीबी की ज्यादा संख्या थी। लेकिन अब अगर ढूंढते हैं तो अगड़ी पिछड़ी दोनों में गरीबी और अमीरी की संख्या देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जितनी संपन्नता उच्च वर्ग में मिलता है उतनी संपन्नता निम्न वर्ग में नहीं मिलता। इसलिए अधिकतर निम्न जातियां गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करती हैं, उनमें गरीबी ज्यादा मिलती है। गरीबी रेखा तय किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति अगर 327 रुपये प्रति माह से कम खर्च करने की क्षमता है तो उसको गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, और जिस व्यक्ति का प्रति माह 455 रुपये से कम खर्च करने की क्षमता शहरी क्षेत्र में है उसको गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। और इस तरह से आर्थिक असमानता, जातिगत असमानता आर्थिक असमानता का कारण बनता है। यही इस टॉपिक में दिखाया गया है। पेज नंबर 50 में देखिए एक और थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। भारत की सामाजिक और आर्थिक विविधता। भारत में सामाजिक और आर्थिक विविधता यह जनगणना के आधार पर तय किया गया है 2001 के आधार। तो सामाजिक स्तर पर धार्मिक विविधता जो दिखाई देती है भारत में उसकी जनगणना की गई है। इसमें कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है उसको अंकित किया जाता है, उसके आधार पर जानकारी निकाली जाती है। इसमें यह बताया गया है कि लोगों को यह धारणा है कि आने वाले कुछ वर्षों में मुस्लिम जाति की संख्या काफी बढ़ सकती है, अंतर आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी वर्षों के बाद भी जनगणना के 1961 और 2000 में तुलना करते हैं 2001 में, तो तीनों प्रमुख जातियां 6 प्रमुख जातियों को इसमें दिखाया गया है कि जो प्रतिशतता पहले थी आज भी वही प्रतिशतता बनी हुई है। थोड़ी सी संख्या हिंदुओं की, एक मिनट, हिंदू का थोड़ा सा सामाजिक स्तर पर हिंदू और जैनों की संख्या थोड़ी सी मामूली ढंग से घटी है, और मुस्लिम आदि की कुछ संख्या मामूली ढंग से बढ़ी है प्रतिशतता में, लेकिन यह बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और आने वाले दिनों में जो विश्वास करते हैं लोग कि किसी खास जाति का अनुपात काफी बढ़ जाएगा, यह धारणा गलत है। आने वाले दिनों में भी लगभग यही अनुपात रहेगा जातियों की, भले उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से ये चौथा लेसन जो है सिविक्स का आपका पूरा होता है। इसका क्वेश्चन आंसर आप हल करेंगे और जो भी समस्या होगी तो फिर पूछेंगे आप। अब अगले दिन हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन
इकाई 3 का अध्याय 5 का लेसन पढ़ेंगे, जन संघर्ष और आंदोलन। ये अगले दिन का आपका क्लास रहेगा। आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं करके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बंद